स्मार्टफोन देखा तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसके साथ इसके काफी ज्यादा मिथ्स जुड़ गए जिनको बस्ट करना जरूरी है। तो सोच रहा हूं आज इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया जाए जो स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ ऐसी चीजें, धारणाएं बन गई है, मिथ्स बन गए हैं जो कि कंप्लीटली फेक हो जाते हैं यहाँ पे। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला जो मिथ यहाँ पे बना हुआ है वो ये है कि अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारी एप्स खुली हुई है बैकग्राउंड के अंदर, अगर आप उन सबको ओपन करते तो आपके स्मार्टफोन की स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। वेल टेक्निकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर ये रहता है कि ऑटोमेटिक तरीके से रैम एलोकेट करता है और कभी किसी ऐप को अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो बैकग्राउंड में भले ही ऐप खुली हो लेकिन उसे रैम से क्लियर कर देता है। ये काफी स्मार्ट मूव किया गया ताकि जो फोन रहता है ना उसके अंदर आपको बार बार नई नई एप्लीकेशंस ओपन ना करना पड़े और नई एप्लीकेशन ओपन करने के लिए उसे ज्यादा प्रोसेसिंग पावर यहाँ पे लगानी पड़ती है। तो देखा जाए तो बैटरी बचाने के लिए और एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए किया गया। तो आपको बार बार जो रैम क्लीनिंग होती है ना वो करने की भी जरूरत नहीं है, और जिस तरीके से आप स्वाइप कर करके जो एप्स क्लियर कर देते हो ना रैम से, वो भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ये जो काम है एंड्रॉइड वैसे ही कर सकता है। इवन बार बार अगर आप सारी एप्स अगर जल्दी जल्दी क्लीन कर देते हो ना और फिर दोबारा से अगर उस ऐप को जब ओपन करते हो तो यहाँ पे जो बैटरी और पावर कंजम्पशन है ना वो भी यहाँ पे ज्यादा रहता है। और इसके साथ ही वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग यहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर आपका स्मार्टफोन अगर भीग जाए, गीला हो जाए तो उसे चावल या राइस के बैग के अंदर अगर आप रात भर रख दे तो वो उसका जो पानी रहता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। वेल टेक्निकली बात है ना थोड़ी सी अलग हो जाती है। मतलब क्या है कि जो राइस रहती है उसके जो ग्रेन्स रहते हैं वो एग्जैक्टली वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। यस, और हमेशा जो पानी रहता है वो फोन के अंदर तक पहुंच जाता है। तो इसलिए अगर आप एक जगह उसे अच्छे तरीके से रख दे तो हो सकता है काफी सारी चीजें ऑब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो राइस इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती जैसा हमें क्लेम किया था। इवन बात करें राइस के अंदर से जो पाउडर फॉर्म में जो स्टार्च निकलता है ना वो भी कई बार फोन के अंदर या फिर जो स्पीकर होल्स रहते हैं, ग्रिल्स रहती है, उसके अंदर जाके भी कहीं ना कहीं कोरोजन या कुछ ना कुछ डैमेज वगैरह भी कर सकता है। तो बेटर चीज है कि राइस से बेटर कि आप सिलिका जेल का यहाँ पे यूज कीजिए, वहां पे आपको एक बेटर चीज देखने को मिलेगी और जो फोन अगर आपका भीग गया है तो वो भी जल्दी वहां पे रिकवर हो सकता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मिथ यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है, लोगों को आज भी लगता है कि स्क्रीन प्रोटेक्टर अगर फोन के ऊपर लगा लेंगे तो उनका जो फोन है वो स्क्रैचेस और डैमेजेस होते हैं ना उनसे बच जाएगा। वेल देखा जाए तो आज के समय में जो रेगुलर स्क्रीन प्रोटेक्टर होते हैं वो थोड़ी बहुत स्क्रीन को प्रोटेक्शन दे देते हैं, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर आपको ज्यादा स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं। पीछे का रीजन सिंपल है, क्योंकि जो ग्लास रहता है वो काफी ज्यादा हार्ड रहता है, उसके ऊपर आसानी से स्क्रैचेस नहीं आते हैं। लेकिन आगे के ऊपर जो टेम्पर्ड ग्लास जो स्क्रीन प्रोटेक्टर रहता है ना उसके अंदर आपको काफी ज्यादा स्क्रैचेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जनरली वहां पे प्लास्टिक का यूज किया जाता है और इसलिए उस पर काफी ज्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं। वहीं बात करें ड्रॉप प्रोटेक्शन के साथ, तो ड्रॉप प्रोटेक्शन में जनरली बात की जाए तो स्क्रीन प्रोटेक्टर लाने का इतना कोई बड़ा बेनिफिट नहीं होता। कुछ स्क्रीन प्रोटेक्टर आते हैं जो कि थोड़े बहुत जो इंपैक्ट पड़ रहा है स्क्रीन पे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि आगे की जो स्क्रीन है वो डैमेज हो सकती है या फिर फूट सकती है। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो फोन है वो पर्टिकुलर किस एंगल पे गिर रहा है, क्योंकि देखा है मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर टेम्पर्ड ग्लास के साथ भी फोन की स्क्रीन को चटकते हुए टूटते हुए यहाँ पे। और इसके साथ ही आज के कंपनीज ने काफी इंटरेस्टिंग चीज बना दी, वो है कि TWS वायरलेस ईयरफोन को ज्यादा प्रमोट करना। अब आज के समय में जो कंपनीज वायरलेस हेडफोन्स को बहुत सारा बना रही है, TWS को बना रही है, ये बोलते हैं कि इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अमेजिंग है, नॉइज कैंसलेशन मिलेगा, आपको कमाल की आवाज देखने को मिलेगी। लेकिन सच बात है कि आज के समय में ये कि वायर टेक्नोलॉजी में जो हेडफोन्स आते हैं ना उनकी ऑडियो क्वालिटी ज्यादा सुपीरियर है। आप इस बात से भी एग्जांपल लगा सकते हैं कि एप्पल ने जब लॉसलेस ऑडियो को इंट्रोड्यूस किया एप्पल म्यूजिक के अंदर, तो वहां पे उन्होंने कोई भी ट्रू वायरलेस या वायरलेस या ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ इसका सपोर्ट नहीं रखा, क्योंकि ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी है ना लॉसलेस ऑडियो के साथ इनकम्पैटिबल है और उसका भी अगर किसी को अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस उठाना है तो वहां पे वायर्ड ईयरफोन्स का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, कई बार एक्सटर्नल डैक भी लगाना पड़ेगा। तो जी हाँ, जो वायर्ड ईयरफोन्स होते हैं ना उनकी क्वालिटी आज के समय में ज्यादा सुपीरियर रहती है एज कंपेयर टू वायरलेस। बस वायरलेस थोड़े से ज्यादा कन्वीनियंट हो गए, लेकिन फिर भी अगर ऑडियो क्वालिटी चाहिए तो वायर्ड ईयरफोन 3.5 mm जैक आज भी 2021 के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड बना हुआ है ऑडियो क्वालिटी के अंदर। और इसी के साथ ही काफी बड़ा मिथ बना हुआ कि पूरी रात अगर आप फोन को चार्ज करोगे तो आपके फोन की बैटरी डैमेज हो सकती है। वेल टेक्निकली ऐसा होता नहीं है। आज के फोन है वो स्मार्टफोन से काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं और यहाँ पे जानते हो ओवर चार्जिंग की जो प्रोटेक्शन होती है वो लगी रहती है। इसके साथ ही क्या आप लोग को मालूम है कि जब तक 100% द बैटरी रीच करने वाली होती है ना तो उससे पहले ट्रिकल चार्जिंग के ऊपर आ जाता है। और आजकल फोन में थोड़ी बहुत AI वगैरह का भी यूज करके क्या करते हैं कि अगर लंबे समय तक चार्ज कर रहे हो अगर आप फोन को तो उसे पता चल जाता है और आखिरी के जो 5-10% होता है ना बहुत धीरे धीरे चार्ज करता है, जिससे बैटरी की हेल्थ होती है ना वो भी यहाँ पे मेंटेन रहे। तो जी हाँ, अगर आप ओवरनाइट चार्ज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। और इसी के साथ ही काफी बड़ा मिथ है मोबाइल फोन और हेल्थ से लेके, जिससे आज के समय चल रहा है ना कि 5G रेडिएशन होती है वो हमारी हेल्थ के लिए खतरा हो जाती है। वेल टेक्निकली ऐसी बात नहीं। मोबाइल फोन के अंदर बात करें
तो ऐसा स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट होता है। अब काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सार रेटिंग इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन देखा जाए तो सार रेटिंग की जो वैल्यू वो इंडिया में उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि इंडिया में क्या किया गया कि सार रेटिंग जो है ना वो स्मार्टफोन्स के अंदर वन ऑफ द लोएस्ट सेट है। मतलब दुनिया भर में आपको सार रेटिंग की वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलेगी, इंडिया में काफ़ी कम है। इससे बेनिफिट रहते हैं इंडिया में अगर कोई फ़ोन आ रहा है तो उसका जो हेल्थ पे इम्पैक्ट हो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, और जो सार रेटिंग रहती है ना वो भी इतनी ज़्यादा कम रहती है कि लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए किसी फ़ोन की अगर सार रेटिंग ज़्यादा है और अगर वो ऑफिशियली अगर इंडिया में मिल भी रहा है तो भी उसका हेल्थ के ऊपर ऐसा कोई बड़ा भारी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। इवन काफ़ी सारे रिसर्चेस में साबित हुआ है कि मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशन निकलती है वो नॉन आयोनाइजिंग होती है, तो उससे जो कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ ये भी एक चीज़ है। इसके साथ ही 5G के बारे में बात कर रहे थे तो लोगों का अभी से एक रूमर आया कि 5G आएगा तो डेटा ज़्यादा लेगा, क्योंकि पहले भी ऐसा रूमर बन गया था कि 3G के बाद जब 4G आ रहा है तो 4G ज़्यादा डेटा लेगा। वेल बात यह है कि उसकी स्पीड्स तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ किस तरीके से कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो डेटा वहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम होगा, अगर आप उसे कम यूज़ करोगे तो आपका जो डेटा वहाँ पे कम यूज़ होगा। ज़्यादा हाई स्पीड मिलते ही डेटा का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए, ये बात कुछ हद तक सही कि कुछ चीज़ आपकी जल्दी जल्दी हो जाएंगी, बैकग्राउंड में ऐप्स जल्दी जल्दी अपडेट हो जाएंगी, लेकिन आपके यूजेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो डेटा है वो कहाँ जा रहा है। इवन इसके साथ ही काफ़ी बड़ा एक मिथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है जो कि काफ़ी लोग समझ सकते हैं कि 4G कैरियर एग्रीगेशन का मतलब हाई स्पीड ही इंटरनेट होता है। वेल बात की है तो 4G कैरियर एग्रीगेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना हर मोबाइल फ़ोन कंपनी अपने हिसाब से अलग तरीके से करती है, और इसको अभी कोई ऐप ऐसी है नहीं जिसको हम पता लगा सकते हैं कि कितने बैंड और किस तरीके से इम्प्लाई किया गया है, क्योंकि जो ऐप्स रहती है कुछ फोन्स पर ढंग से काम नहीं करती हैं। इसके लिए स्पेसिफिक टूल्स क्वालकॉम और मीडियाटेक ने निकाले हैं जिसका यूज़ करके फ़ोन के अंदर टेस्टिंग वगैरह की जाती है और उसके अंदर पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इंप्लीमेंटेड है। अब अच्छी बात यहाँ पे ये रहती है कि काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन के चिपसेट्स होते हैं वो 4G कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कंपनी को अगर इनको इनेबल करना है तो अलग से टेस्टिंग करनी पड़ती है, ट्यूनिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद इन सबको इनेबल किया जा सकता है, जैसे 4x4 MIMO, जिससे और ज़्यादा हाई स्पीड का मजा लिया जा सके। इसलिए कई बार नाम के लिए 4G कैरियर एग्रीगेशन को इंप्लीमेंट किया कर दिया जाता है, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की जाती, उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। यानी कि 4G कैरियर एग्रीगेशन मिल जाएगा आपको फ़ोन के अंदर, लेकिन उसके अंदर उतनी ज़्यादा हाई स्पीड आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आप किसी फ्लैगशिप वाले से कंपेयर करोगे, क्योंकि फ्लैगशिप या महंगे फ़ोन के अंदर उसी का इंप्लीमेंटेशन बेटर तरीके से किया गया। और एक प्रॉब्लम बस ये है कि हम नेट मॉन्स्टर दूसरी जो ऐप्स के बारे में बात करते हैं ना वो ऐप ढंग से कंपैटिबल नहीं है हर एंड्रॉयड फ़ोन के साथ, ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। तो लग रहा है कि ये भी काफ़ी बड़ा मिथ था जो कि शायद लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, तो भी मैंने यहाँ पे इसे क्लियर करने की कोशिश करी है। इसके साथ ही काफ़ी बड़ा मिथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे रैम से लेके। लोगों को आज भी लगता है कि ज़्यादा रैम अगर उनके फ़ोन के अंदर होगी तो सुपर फास्ट दौड़ेगा। वैली कंप्लीटली मिथ है। मतलब रैम का काम ये रहता है कि एक बार में वो रैम के अंदर कितनी सारी एप्लीकेशंस होल्ड कर सकता है, एक बार में मल्टीटास्किंग अगर करनी है वहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और अगर रैम थोड़ी कम पड़ रही है तो यहाँ पे क्या रहता है कि वो दूसरी एप्लीकेशन को रैम से क्लियर कर देगा और उसके बाद क्या रहेगा उस एप्लीकेशन को ज़्यादा रैम की जब रिक्वायरमेंट है उससे वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। लेकिन देखा जाए तो कभी भी इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ना वो फोन की परफॉर्मेंस से नहीं पड़ता, यानी कि फोन की परफॉर्मेंस दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। प्रोसेसर कैसा है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैसा है। जो रैम रहती है ना वो मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज को बताती है कि एग्जैक्टली आपका जो फोन है वो एक साथ कितनी सारी जो एप्लीकेशंस होती है वो उसे हैंडल कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने देखा है 12 GB रैम 8 GB रैम वाले में इतना कोई बाहरी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। होता है कभी कभी कि 3-4 एप्लीकेशन ज्यादा होल्ड कर दी, और कुछ केसेस में तो वो भी डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। तो हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज जो आज के समय लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट आने से मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मोबाइल फोन की स्पीड नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। वेल ये चीज आज के समय में काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि आज के समय में मैं देख रहा हूं कि मोबाइल फोन के अंदर अपडेट आने से बग्स ज्यादा आ जाते हैं। ये Xiaomi वाले यूजर्स होते हैं ना अच्छे तरीके से मेरी बात समझ सकते हैं। मतलब आज के समय क्या हो रहा है कि मोबाइल फोन जब आप बॉक्स से निकालते हो तो वो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सॉफ्टवेयर के साथ आ रहा है ना वो काफी ज्यादा स्टेबल रहता है और उस पर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे अपडेट करते हो वैसे वैसे परफॉर्मेंस में भी डिक्रीमेंट देखा है मैंने, और यहाँ पे भी देखा है कि नए बग्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, पुराने बग्स तो रिमूव होते ही नहीं है। ये प्रॉब्लम आज के समय में स्पेशली बजट और मिड रेंज फोन में आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और देखा जाए तो आज के समय में जो लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि इनकॉग्निटो मोड में उन्हें कोई ट्रैक नहीं कर सकता। वेल बात है कि इनकॉग्निटो मोड के अंदर कैशे, आपकी कुकीज सेव नहीं होती, और जो ब्राउजर होता है ना वो आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव नहीं करता कि आपने कौन सी वेबसाइट विजिट करी। लेकिन ISP रहता है ना उसे पता रहता है कि आप जो है ना वो कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ कंपनीज के जो ब्राउजर है, जैसे लास्ट ईयर Xiaomi का ब्राउजर था ना, वो तो इनकॉग्निटो मोड में पता लगा सकता था कि आपने कौन सी वेबसाइट को विजिट किया। और दोस्तों इसी के साथ ही बात कर तो आज के समय लोगों को लगता है कि टाइप सी केबल है ना वो ज्यादा
ज़्यादा फास्ट है माइक्रो यूएसबी से। वेल टेक्निकली देखा तो टाइप सी एक एडवांस करेक्टर है, उसकी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन वो जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर इंप्लीमेंट होता है तो कई बार उसकी जो स्पीड्स होती है ना बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलती है जैसे माइक्रो यूएसबी के। इवन चार्जिंग को लेकर भी मिथ बना हुआ कि टाइप सी का मतलब होता है फास्ट चार्जर, हमेशा ऐसा नहीं होता। टाइप सी से एक कन्वीनियंस देखने को मिलती है और टाइप सी को अगर वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करे जैसे थंडरबोल्ट पोर्ट वगैरह लगा के, तो उसका यूज़ वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अकेले टाइप सी होने से फ़र्क नहीं पड़ता, टाइप सी के साथ उसकी टेक्नोलॉजी अगर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करे, हाई डेटा ट्रांसफर वाली चीज़ें, तो हाँ तब जाके डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। वरना आज के समय में स्पेशली मिड रेंज फोन के जो टाइप सी केबल है ना वो बिल्कुल माइक्रो यूएसबी जैसे ही काम कर रही है। बस टाइप सी के साथ एक बेनिफिट है कि आगे पीछे से कैसे भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि उनके फ़ोन के अंदर अगर आईपी रेटिंग मिल रही है तो उनका फ़ोन वाटर प्रूफ है। वेल टेक्निकली बात की जाए तो आईपी रेटिंग का मतलब वाटर प्रूफ तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने फ़ोन को पानी में डाल दे और वाटर डैमेज हो जाता है तो कंपनियां उसकी वारंटी प्रोवाइड नहीं करती। बस आपको एक एक्स्ट्रा लेयर मिल रही है यहाँ पे प्रोटेक्शन की। इसलिए काफ़ी सारी कंपनी क्या करती है अपने फ़ोन के अंदर आईपी रेटिंग नहीं देती, लेकिन वाटर प्रोटेक्शन वगैरह के लिए स्पेशल सील वगैरह होती है तो वहाँ पे उसे इंप्लीमेंट कर दी थी। तो हाँ ये भी एक बेनिफिट रहता है यहाँ पे। और इसी के साथ ही मोबाइल फोन में एक जो चीज चलती है ना कि ज्यादा मतलब बेटर, यानी कि ज्यादा बैटरी मतलब ज्यादा बैटरी बैकअप। वेल ये चीज भी ट्रू नहीं है। सेम वैसे ही जैसे ज्यादा मेगापिक्सल का ये मतलब नहीं होता कि ज्यादा अच्छी इमेजेस ले लेगा। कई बार ये चीजें इससे ज्यादा डिपेंड करती है। आईफोन के अंदर बैटरी आपको काफी कम mAh की देखने को मिलती है, लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा निकाल देती है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड। ऐसी मेगापिक्सल की कहानी हमने देखा है कि 64, 108 से ज्यादा बेटर क्वालिटी 12 मेगापिक्सल वाले सेंसर भी निकाल देते हैं। तो हमेशा ज्यादा बड़ा नंबर बेटर हो यार, ये बात भी ट्रू नहीं होती। और इसी के साथ ही जब मोबाइल फोन कंपनीज अपने बॉक्स से चार्जर को रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लग रहा है लोगों को कि अगर हम दूसरी कंपनी का चार्जर यूज करेंगे तो उसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होगी और इसलिए वो उसी कंपनी का चार्जर लेते हैं। वेल अगर आप उसी कंपनी का चार्जर अगर ले रहे हो तो अच्छे तरीके से चलेगा, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी चार्जर ले रहे हो लेकिन वो अगर किसी ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर से, किसी एक सर्टिफाइड कंपनी से आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ही लोकल चार्जर नहीं है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा और अच्छे तरीके से काम करेगा। हमने मार्केट में एंकर जैसी कंपनी फिर दूसरी कंपनीज के भी अच्छे चार्जर देखे हैं, तो देखा तो वो भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। और देखा तो जो कंपनी फोन बना रही है अगर आप उसी का चार्जर लेना चाहते हो तो कई बार कंपनियां उसके लिए ज्यादा प्रीमियम चार्ज करती हैं। ये जैसे एप्पल की बात करें तो देखा है तो उसी कंपनी का चार्जर खरीदने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप थर्ड पार्टी चार्जर का भी यूज कर सकते हो। बस जो लोकल सस्ते वाले चार्जर होते हैं ना उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, उनके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर कई बार हमने देखा है कि काफी सारी कंपनीज अपने खुद के प्रोप्राइटरी चार्जिंग स्टैंडर्ड्स को निकालती है, जैसे वूक, डार्ट चार्जिंग या वॉप चार्जिंग। अगर आपको उन्हें यूज करना है तो उसके लिए उसी कंपनी का शायद एक सर्टिफाइड चार्जर अडेप्टर खरीदना पड़ेगा। लेकिन रियलमी, ओप्पो और वन प्लस के अंदर आपको जो क्रॉस सपोर्ट होता है ना चार्जिंग का अडेप्टर के अंदर, वो अच्छा देखने को मिल जाता है। तो हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको अच्छे तरीके से फास्ट चार्जिंग का यूज करना है तो शायद उसी का खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई रेगुलर चार्जर यूज करना चाहते हो और किसी भी कंपनी का है तो उसे आप वहां पे यूज कर सकते हो। बस लोकल वालों से थोड़ा बच के रहना। और ऐसे एक मिथ बना हुआ है बैटरी चार्जिंग को लेके, काफी सारे लोग बैटरी को कंप्लीटली डिस्चार्ज करते हो फिर 100% तक चार्ज करते हैं। वेल टेक्निकली बात की जाए तो काफी ज्यादा गलत चीज है। बैटरी को कभी भी 0% तक चार्ज नहीं करना चाहिए, ना ही मैं कहूंगा कभी 100% तक रखना चाहिए। 70 to 80% तक रखें और हो सके तो 50% के अराउंड जो बैटरी रहती है ना लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरीज, वो काफी ज्यादा स्टेबल फॉर्मेट में रहती है। इसलिए अगर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करनी है तो बिल्कुल भी डिस्चार्ज मत कीजिए और ना ही बिल्कुल ही पूरा उसे चार्ज कीजिए, बीच में रखिए। बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा, बैटरी की लाइफ भी अच्छी होगी और डिग्रेडेशन भी कम देखने को मिलेगा। और ऐसे ही एंड में बात आती है एमोलेड वर्सेस आईपीएस की। काफी सारे लोगों को आज के समय में लगता है कि एमोलेड ज्यादा बेटर है आईपीएस से। वेल थ्योरेटिकली चीज पॉसिबल है, लेकिन ये चीज डिपेंड करती है कि एमोलेड को इंप्लीमेंट कैसे किया गया। अगर एमोलेड अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेड है तो उसके अंदर बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगी। लेकिन हमने देखा है कंपनी वाले तो लो क्वालिटी एमोलेड पैनल्स का भी यूज करते हैं, जिससे एमोलेड के अंदर टिंट इशू आ जाता है, ग्रीन टिंट, रेड टिंट आने लगती है, स्क्रीन बर्निंग की भी प्रॉब्लम आने लगती है, स्क्रीन रिटेंशन की प्रॉब्लम्स आती है। काफी सारी प्रॉब्लम एमोलेड डिस्प्लेस के अंदर देखने को मिलती है। ये तब देखने को मिलती है जब लो क्वालिटी एमोलेड है। और कई बार हमें लगता है कि किसी सस्ते फोन के अंदर एक एमोलेड डिस्प्ले मिल गया तो वो बेटर होगा। डेफिनेटली कुछ चीज़ उसमें बेटर रहती है, लेकिन इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पे उसके साथ आ जाती है। तो कई बार देखा है हमने कि सस्ते अगर आपको एक बेटर एलसीडी पैनल मिले तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये कि एमोलेड हमेशा अच्छा हो ये भी ज़रूरी नहीं है, एलसीडी भी हमेशा अच्छा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आपको क्वालिटी किस में ज़्यादा बेटर मिल रही है। कई बार एलसीडी बेटर क्वालिटी दे देता है तो कई बार आपको एक एमोलेड के अंदर बेटर क्वालिटी देखने को मिलती है। तो जी हाँ, इस तरीके से कहानी चल रही है और ये भी एक मिथ जैसे ही बना हुआ है कि एमोलेड हमेशा ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आज के समय कंपनी है ना एमोलेड का यूज़ करके अपने फोन्स को बेचने की कोशिश कर रही है। तो यार ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। तो दोस्तों सारी बातें होती हैं यहाँ पे खत्म। ये कुछ स्मार्टफोन से रिलेटेड मिथ थे जिनका आपको जानना जरूरी था। बाय द
द वे इन्फॉर्मेशन आप लोग कैसे लगी बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।